क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग किसी का भी ज़हन पढ़ लें? अगर इस दुनिया में इस वक्त जितने लोग हैं ना, उन सब के ख्यालात एक दूसरे पे अयां हो जाए तो वो क़यामत आज ही हो जाएगी, हमें इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेरी बेटी है छोटी, शी इज़ 6 इयर्स। वो मुझे कहती है कि बाबा आप माइंड पावर आर्टिस्ट हैं तो बताएं मैं क्या सोच रही हूँ। माइंड पावर आर्टिस्ट जो होता है ना, वो किसी की सोच नहीं पढ़ता, वो किसी की हेल्प करता है, किसी का पेन रिलीफ करता है। जो हीलिंग है ना, वो हमारा माइंड कर सकता है। हमारे माइंड के अंदर ये कैपेबिलिटी है। हमें किसी सिंबल की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी मंत्र, किसी चैंटिंग की ज़रूरत नहीं है हीलिंग करने के लिए। हमारी पर्सनैलिटी पे अगर किसी स्टोन का इफेक्ट है तो इट इज़ लेस देन 5%। ऐसा नहीं है कि आपको स्टोन पहनेंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सब लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी हीलिंग तो बहुत इफेक्टिव है, दूसरा बंदा हील हो जाता है, लेकिन हम खुद बीमार हो जाते हैं। आपने कभी नोट किया कि आप किसी से इवन कॉल पे बात करें थोड़ी देर, और कॉल के फ़ौरन बाद आपको लगता है आपकी एनर्जी खत्म हो गई, आप जकड़े हो। मुझसे लोग पूछते हैं कि जी आपने एनएलपी क्यों नहीं सिखाई अभी? मैं अभी तक जो कुछ सिखा रहा हूँ, जो कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ये इन टोटलिटी एनएलपी ही है। अच्छा जी, वो तमाम लोग जो हमारे साथ ऑलरेडी माइंड मास्टरी कोर्स के अंदर इनरोल्ड हैं और हमारे साथ कोर्सेज़ कर रहे हैं और यकीनन वो नई चीज़ें सीख भी रहे होंगे और एक्सप्लोर भी करते जा रहे होंगे अपने आप को और उनकी लाइफ में बेटर इंप्रूवमेंट भी आती जा रही होगी। तो माइंड साइंसेज़ से रिलेटेड हम मज़ीद एक्सप्लोरेशन करेंगे, अपने उस्ताद मोहतरम से मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे और पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि माइंड साइंसेज़ बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है और इसमें हम आपको डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी ब्रेन की फंक्शनिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देखते होंगे, सोशल मीडिया का दौर है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं आज डिस्कस करूँगी वो है जी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन और इसी लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए हमने अक्सर देखा है कि कॉइन बॉक्स कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि भई आपने कॉइन बॉक्स बनाना है, उसमें आपने कुछ पिक्चर्स रखनी है, करेंसी डालनी है, मैग्नेट रखना है और एक ख़ास डायरेक्शन में उसको आपने रखना है और ये है कि आप उस चीज़ को फिर अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या ये रियली वर्क करता है? इसकी क्या लॉजिक है इसके पीछे? ठीक है, इसके पीछे साइंस है, हुँ, साइंस इसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली है, लेकिन इसका इस्तेमाल आजकल गलत हो रहा है। हुँ, एक तो आपने ज़िक्र किया कॉइन बॉक्स, इसके अलावा एक मनी ट्री होता है कि जी हुँ, मनी ट्री लगाएँ अपने घर के इस डायरेक्शन हुँ, में, फिर कोई डोरी होती है, इस डोरी का इस्तेमाल करें। हुँ, एक इलायची की टेक्निक भी हुँ, मैंने सुनी हुँ, है मनी हुँ। अट्रैक्ट करने के बिल्कुल लिए। ऐसे ही है। इनके पीछे जो असल साइकोलॉजी है ना, वो हुँ, ये है कि आपके माइंड को ट्यून अप किया जाए लॉ हुँ, ऑफ अट्रैक्शन के तहत कि आपने कोई पॉजिटिव या आपने मनी अट्रैक्ट करनी है। हुँ, इसका मकसद सिर्फ ये होता है, और ये वर्क करेगी जब आप एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो हैं इस तरह के कर रहे हैं, जहाँ पे आप मनी अट्रैक्ट करने की बहुत सी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी हुँ, यूँ कह लें कि ओवरऑल आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अपने आप को ट्यून कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़कर हुँ, सिर्फ एक मनी अट्रैक्शन टेक्निक के ऊपर आप काम हुँ, करेंगे और लोग उसको सिर्फ बतौर एक एक्सरसाइज के तौर पे लेंगे कि ये हमने एक्सरसाइज कर ली और मनी अट्रैक्ट हो गई, हुँ, तो ना तो उस एक्सरसाइज का फ़ायदा है और ना ही मनी अट्रैक्ट होगी। यही वजह है कि हज़ारों, लाखों इस तरीकों से मनी अट्रैक्ट करने वाले लोगों में उनके पास मनी उस तरह नहीं आती। हुँ। अच्छा, इसमें थोड़ी-सी मैं ये भी चीज़ बताऊँ आपको कि उसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह भी ऐड करवा दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि आपने उसको डेली देखना है, उन पिक्चर्स को देखना है। तो उसमें हो सकता है कि शायद कुछ विजुअलाइज़ेशन टेक्निक्स भी हमारे माइंड जो है वो क्रिएट कर रहा हो और उसके ज़रिए भी हम कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मैं यहाँ इसी को थोड़ी-सी आपकी बात को ऐड करता हूँ। हुँ, पिक्चर्स, विजुअलाइज़ेशन, इमेजिनेशन जो कुछ भी है, वो हुँ, काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की असल चीज़ में वो काम करता है। हुँ, लेकिन एक तो मैंने बता दिया कि अगर आप सिर्फ़ उसको एक्सरसाइज़ समझ के करेंगे तो ऐसे नहीं होगा। हुँ, दूसरी बात, ये काम होगा अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में, एक बेखुदी की कैफ़ियत में। हुँ, अगर तो हम बेखुदी की कैफ़ियत में किसी चीज़ को विजुअलाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो पिक्चर है या इमेजिनेशन है, तो हुँ, उसका और इफ़ेक्ट है। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके उसको देख रहे हैं, उसको घूर रहे हैं कि मैंने इस तस्वीर बिल्कुल को ऐसे ही देखना है। है, तो हुँ, मेरे पास पैसे आ जाएँगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कभी भी नहीं आएँगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप्स में भी सवाल करते हैं टेलीपैथी के बारे में, लोग बहुत जानना चाहते हैं कि टेलीपैथी क्या है? हम उनके माइंड में ये होता है कि हम लोगों की जो है वो सोचें पढ़ लें, उनके ख़यालात को जान लें किस तरीके से। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग किसी का भी ज़हन पढ़ लें और किसी के भी सोचों को पढ़ लें, जान लें कि कोई शख़्स क्या सोच रहा है? क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी दिखाया जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये पॉसिबल है इस दुनिया में, किसी के दिल की बात जान लेना, हुँ, किसी का ज़हन पढ़ लेना। हुँ, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये सिर्फ़ एक माइंड की आपकी कैपेबिलिटी है। हुँ, इसको अपने माइंड को ट्यून करके, ट्रेन करके ये कैपेबिलिटी हासिल की जा सकती है। हुँ, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें, तो बुज़ुर्ग तो ऐसे होते हैं जो किसी की बात जान लेते हैं, हुँ, लेकिन वो उसको अगले को एक तरीके से समझा देते हैं, हुँ, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते या इंटेंशनली किसी का ज़हन नहीं पढ़ते, किसी का दिल नहीं हुँ, पढ़ते, ज़रूरत नहीं है। हुँ, अल्लाह ताला ने अगर ख़यालात खुफ़िया रखे हैं तो उसकी एक वजह है और दुनिया इसीलिए चल रही है।
बिल्कुल। अगर इस दुनिया में इस वक़्त जितने लोग हैं ना, उन हुँ, सब के ख़यालात एक दूसरे पे अयां हो जाए, तो वो बिल्कुल। क़यामत आज ही हो जाएगी, हमें इतना इंतज़ार हुँ, नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये पॉसिबल है, ये इस दुनिया में होता है। बहुत से लोग माइंड रीडिंग सिखाते हैं कि हम आएँ आपको माइंड रीडिंग सिखाएँ। फ़िलॉसफ़ी क्या है उसकी हुँ, कि अगर आप अपने माइंड को अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं, हुँ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 दूसरे के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में, हुँ, तो कनेक्शन बन जाता है। इसी कनेक्शन के ऊपर आप किसी की हीलिंग करते हैं, हुँ, किसी के दिल में ख़्याल अपना डालते हैं या हुँ, उसका ख़्याल आप पढ़ सकते हैं, ये पढ़ा जा सकता है, ये पॉसिबल है। हुँ, बट ये एक बेनिफिशियल इल्म नहीं है, हुँ, ये प्रोडक्टिव नहीं है, इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा है और इसका फ़ायदे के बजाय नुकसान है। बहुत हुँ, से लोग मुझे भी कहते हैं हमें माइंड रीडिंग सिखाएँ, टेलीपैथी। हुँ, तो मैंने कहता हूँ टेलीपैथी किसी के दिल में ख़्याल डालना, अच्छा ख़्याल डालना तो मैं सिखा सकता हूँ हुँ, आपको। माइंड रीडिंग मैं आपको किसी की सिखाऊँगा नहीं क्योंकि मैं इसका कायल नहीं हूँ, हुँ, ये एक फ़िज़ूल काम है। हुँ, मेरी बेटी है छोटी, शी इज़ 6 इयर्स। हुँ, वो मुझे कहती है कि बाबा आप माइंड पावर आर्टिस्ट हैं तो बताएँ मैं क्या सोच रही हूँ? तो फिर मैं उसको बताता हूँ कि माइंड पावर आर्टिस्ट जो होता है ना वो किसी की सोच नहीं पढ़ता, वो किसी की हुँ, हेल्प करता है, किसी का पेन रिलीफ़ करता है। बिल्कुल। फिर जब कोई उसको पेन होता है ना तो मैं उसको हील भी करता हूँ साथ में। जैसे बच्चों से हम बात करते हैं, मैं पेन को मुखातिब पर कहता हूँ कि हुँ, भाग जाओ, हुँ, तो पेन चला जाता है, साथ हीलिंग भी होती है। देन शी आस्क्स के पेन आपकी बात कैसे मान लेता है? तो मैं हुँ, ऐसे कहता हूँ क्योंकि मैं माइंड पावर आर्टिस्ट हूँ। हुँ। आपकी बात से ही एक छोटी-सी बात याद आ गई, मुझे एग्ज़ैक्ट शेर नहीं पता। कुछ इस तरह से है कि ये जो दिल बेनकाब होते तो सोचो कितने फ़साद होते। तो इसी आपकी इस बात को मैं रिलेट करूँगी कि बिल्कुल ये ऐसा हकीकत है कि ख़यालात जो है वो ढके-छुपे ही रहने चाहिए और इसके पीछे एक वजह है बेसिकली। अच्छा, अब हम हीलिंग्स की तरफ आते हैं, जो कि स्पिरिचुअल हीलिंग है जो आप सिखाते भी हैं। तो आजकल जो है, आजकल तो नहीं बल्कि कब से, काफ़ी टाइम से भी और अभी तक इतना ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि हीलिंग्स की इतनी ज़्यादा डिफरेंट एडवांस चीज़ें भी आ गई हैं। मुख्तलिफ नामों से हीलिंग सिखाई जा रही है। जैसे कि रेकी, अगर हम रेकी हीलिंग की बात करें तो रेकी हीलिंग में ही बहुत सारे जो है वो इतनी डाइवर्सिफाइड चीज़ें आ गई हैं, जैसे मनी रेकी हो गई है और करुणा रेकी हो गई है, होली फायर करुणा रेकी हो गई है, होली फायर नॉर्मल रेकी हो गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। तो इस हवाले से आप क्या मतलब बताएँगे कि ये किस तरह से बेनिफिशियल है, या ये एक आम बंदा जिसको नहीं पता और वो हीलिंग सीखना चाह रहा है, तो क्या उसको इस तरफ जाना चाहिए इन रेकी हीलिंग्स की तरफ? क्योंकि नॉर्मली लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। जस्ट वो पेमेंट करते हैं और एक कोर्स करके घर आ जाते हैं और उसके बाद उनके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ना कहीं एड्रेस होती हैं, ना उनका सॉल्यूशन मिलता है। बिल्कुल ठीक है, हमारा बहुत से लोग हमें भी अप्रोच करते हैं, रेकी का वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है, रेकी का हुँ, वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें रेकी सिखाएँ, हमें रेकी हीलिंग सिखाएँ। अगर हम दुनिया में जो कुछ चल रहा है ना, हुँ, अगर हम रेकी हीलिंग्स की बात करें, रेकी हीलिंग का एक अल्टरनेट वर्ड है, हुँ, तो हंड्रेड्स या थाउज़ेंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेकी मौजूद है। हुँ, कोई सिंबल बेस्ड है, कोई कुछ चैंटिंग या मंत्रा बिल्कुल बेस्ड ऐसा ही है है। या कोई हुँ, किसी किसी तरीके से बेस्ड है। हुँ, जहाँ-जहाँ से ये हीलिंग, ये रेकी हीलिंग आई, जिसने ये इंट्रोड्यूस कराई, हुँ, उसने इसमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट किया, हुँ, अपने रिलीजन को इंटीग्रेट किया। हुँ, हर एक का रिलीजन इसमें इंटीग्रेटेड होता है। हुँ, हमारे वो बहुत से लोग जो इस तरह की रेकी हीलिंग वेस्टर्न साइड से या इंडियन साइड से सीखते हैं, हुँ, लेटर ऑन उनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना आता है कि उनकी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या उनकी स्पिरिचुअल अट्यूनमेंट या स्पिरिचुअल हुँ, पावर्स या उसका बीच में दखल हो जाता है, जिनका ताल्लुक उनके रिलीजन से होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम जो हीलिंग सिखाते हैं ना, वो हम प्योर माइंड पावर हीलिंग सिखाते हैं। हुँ, जो हीलिंग है ना, वो हमारा माइंड कर सकता है। हुँ, हमारे माइंड के अंदर ये कैपेबिलिटी है, हमें किसी सिंबल की ज़रूरत नहीं है, हुँ, हमें किसी मंत्र, किसी चैंटिंग की ज़रूरत नहीं है हीलिंग करने के लिए। हुँ, फ़िलॉसफ़ी वही है, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करनी है, हुँ, दूसरे के साथ कनेक्शन बनाना है और उसके बाद अपनी माइंड पावर से, अपनी पावर ऑफ इंटेंशन से उसको हील कर देना है। हुँ, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देनी है तो हील कर देना है। अब इसमें किसी मंत्र, किसी चैंटिंग, हुँ, किसी सिंबल, इवन कलाम पाक की इसमें ज़रूरत नहीं है, हीलिंग ऐसे भी हो सकती है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये सलाहियत रखी है। हुँ, लेकिन हम पहले ये बेसिक हीलिंग सिखाते हैं कि आपके माइंड में सलाहियत है हुँ। और फिर हम इसको एक मुस्लिम हीलिंग यानी स्पिरिचुअल कलाम पाक को इंटीग्रेट करके हम सिखाते हैं कि इस तरीके से इसको करें तो इसकी पावर और इसकी रीच जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सही। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को जो है वो हम हीलिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ पत्थर होते हैं जो क्रिस्टल्स जिनको कहा जाता है। उनके बारे में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये एक अरसे से एक इनकी ज्योग्राफ़िकल पोज़ीशन ऐसी होती है कि एक ज़मीन के अंदर दफ़न होते हैं और उस जगह की जो एनर्जी है वो उनके अंदर मौजूद होती है। तो जब हम उनको अपने ऑरा के साथ मतलब कनेक्ट करते हैं या जब उनको पहनते हैं, तो समहाउ उनका जो इम्पैक्ट है या जो उनकी एनर्जी है वो हमारे ऑरा पे असरअंदाज़ होती है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ऐसा है
या नहीं है, या लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसे कि कुछ लोग कैंडल्स को जो है कैंडल्स के अंदर अपनी एनर्जी मुंतकिल करके उसको जलाते हैं और कहते हैं कि जब तक ये जल रही है तो एनर्जी जो है वो उस एनवायरनमेंट में मौजूद है, या जिस भी इंटेंशन के साथ हम उसको यूज़ करें। या पानी को यूज़ कर लेते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग मेडिसिन्स को जो है वो चार्ज कर लेते हैं हीलिंग के साथ कि स्पीडी रिकवरी हो पेशेंट को, या पानी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, या आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम स्टोन्स की बात करें, आपने स्टोन से शुरू किया। हुँ, स्टोन्स की अपनी एक मैग्नेटिक फ़ील्ड होती है, जो हुँ, कि मैग्नेटोमीटर से या इंस्ट्रूमेंट से देखी जा सकती है। हुँ, बिल्कुल। अब ये बात कि हम ये स्टोन्स पहनते हैं, तो वो हमें कितना इफ़ेक्ट देती है? इफ़ेक्ट तो होगा। मुझसे हुँ, पूछें हुँ, कि तो हमारी पर्सनैलिटी पे अगर किसी स्टोन का इफ़ेक्ट है, तो इट इज़ लेस दैन 5%। हुँ, ऐसा नहीं है कि आपको स्टोन पहनेंगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हुँ, बिल्कुल। आप जो कुछ हैं, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, आपने स्टोन पहना है तो वो उसको 5% थोड़ा-सा ऐड ऑन कर देगी, हुँ, या इससे कम, किसी को 1%, किसी को 2%। हुँ, इससे ज़्यादा स्टोन किसी की ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट नहीं करते, लेकिन मैग्नेटिक ऑरा उनका अपना होता है। होता है। अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, जैसे आपने ज़िक्र किया जैसे कुछ चीज़ें बर्न करने का, हुँ, जैसे धूनी देने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल। है, हुँ, या वो ज़ाफ़रान, हुँ, लोबान जलाने का लुबान, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है। ये हुँ, थोड़ी-सी अब वो अमलियात वाली साइड आ जाती है। ये जो ज़ाफ़रान या लोबान होता है ना, हुँ, ये एक जिन्नात की खुराक होती है, अच्छा। ठीक है? उसको यूज़ किया जाता है जिन्नात से कनेक्शन बनाने के लिए। लेकिन ये प्योरली खाली इसको जलाने से या बर्न करने से काम नहीं होगा। इसके हुँ, पीछे जो अमल करने वाला है, वो कोई स्पिरिचुअल कलाम या कोई चीज़ यूज़ करेगा, तो ही ये चीज़ असर करेगी। यानी हुँ, कि ज़ाफ़रान, लोबान वगैरह सिर्फ़ कनेक्शन बनाएँगे, उस हुँ, कनेक्शन के ऊपर आप ट्रैवल क्या चीज़ कराएँगे, क्या चीज़ यूज़ करेंगे एज़ टूल, इंस्ट्रूमेंट, हुँ, दैट मैटर्स। ओके। और इसी तरह अगर हम बात करें कैंडल्स की हुँ, या वाटर्स की, हुँ, तो वो भी इटसेल्फ हीलिंग नहीं करेंगे। हुँ, आप उनके अंदर क्या चीज़ प्रोग्राम करते हैं, दैट हुँ, मैटर्स। लेकिन मेरे नज़दीक ये पैसिव हुँ, ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, हुँ, और इनकी परसेंटेज या इफ़ेक्टिवनेस बहुत कम है। सही। इससे ज़्यादा जो चीज़ हील करेगी ना, अगर आपने सेल्फ हीलिंग किसी इंसान ने भी करनी है ना, हुँ, तो वो ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज़ करे ना, तो जब वो अपने अंदर से ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज़ करेगा, हुँ, अपनी ऑरा एनर्जी को एक्सपैंड करेगा, तो उसके अंदर भी जितने इमोशनल ट्रॉमास, इमोशनल एनर्जी इकट्ठी हुई हुई है, हुँ, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, वो भी ख़त्म होगी। हुँ, उसके ऑरा के बाहर, हुँ, उसके एनवायरनमेंट में जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो भी सब ख़त्म होंगी, और हुँ। एवरीथिंग विल वैनिश, और उनका ऑरा इतना क्लीन हो जाएगा कि इससे बढ़कर कोई हीलिंग नहीं है। अच्छा, अक्सर हीलर्स हैं वो ये कहते हैं कि भई हमसे हीलिंग नहीं होती, या अच्छी हीलिंग हम नहीं कर पाते, या कुछ लोग ये कहते हैं कि एनर्जी हम जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद हम बहुत ड्रेन फ़ील करते हैं, या एनर्जी अच्छे से फ़्लो नहीं हो पा रही, तो उसकी क्या वजूहत होती हैं? उसकी वजह ये होती है कि उनको एनर्जी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। बहुत से हुँ, लोग जो हीलिंग सीखते हैं, माइंड साइंस हुँ, में जितनी भी जगह हीलिंग सिखाई जाती है ना, हुँ, मैंने अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ पे एनर्जी मैनेजमेंट भी सिखाई जाती हो। हुँ, सब लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी हीलिंग तो बहुत इफ़ेक्टिव है, हुँ, दूसरा बंदा हील हो जाता है, लेकिन हम खुद बीमार हो जाते हुँ, हैं। अगर किसी के सर में दर्द है, हमने उसको हुँ, हील किया है, तो उसका ठीक हो गया दर्द, हमारे सर हुँ, में दर्द शुरू हो गया। हुँ, ये इसलिए होता है कि आपकी पहली तो बात, जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, इसका मतलब उनकी हीलिंग इफ़ेक्टिव है, उनके अंदर पावर है हीलिंग की। हुँ, सिर्फ़ उनको ज़रूरत ये है कि आप वो जो चीज़ दूसरे के अंदर है, उसको आप अपने तक आने से रोक सकें। हुँ, हीलिंग कैसे होती है, हमने अभी बात की, कनेक्शन बनता है। हुँ, जब कनेक्शन बन गया, तो हुँ, चीज़ यहाँ से वहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकती है, वहाँ से यहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकती है। बिल्कुल। हुँ, ऑल यू हैव टू लर्न इज़ दैट कि आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करें, उसको प्रोटेक्ट करें, और हुँ, ये इंटेंड करें कि ये एनर्जी ट्रांसफ़रेंस या हीलिंग सिर्फ़ वन साइडेड है, हुँ, और दूसरी तरफ से कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक तो इसको बिलीव करें, इसको हुँ, अपने अंदर इंटेंड करें, इसको इस इंटेंशन को ज़िंदा रखें, बार-बार हुँ, दोहराएँ, और अपने आप को ट्रेन करें कि आप किसी की नेगेटिव एनर्जी से बच सकें। और कैसे हुँ। बचेंगे? अपनी ऑरा एनर्जी को एक्टिवेट करने से और उसको लॉक करने से। अच्छा, तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में आप क्या कहते हैं कि जो डिफरेंट हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, साउंड्स होती हैं, तो क्या उनका हमारे ऑरा पे या हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे कोई असर होता है? मैंने ऐसी किसी हीलिंग्स को, फ्रीक्वेंसीज़ को खुद ट्राई नहीं किया, लेकिन जो हुँ, मेरा मानना है वो ये है हुँ, कि ये फ्रीक्वेंसीज़ जो होती हैं, ये इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, फ्री हुँ, भी हैं, पेड भी हैं। ये आपको माइंड रिलैक्सेशन तो दे सकती हैं। हुँ, ये किसी के ट्रॉमास को हील नहीं कर सकती, हुँ, किसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। तो इनका सिर्फ़ इफ़ेक्ट इतना है कि किसी को ये सूद कर देती हैं, वो रिलैक्स कर देती हैं। हुँ, या बाज़ औक़ात लोग ये फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ करते हैं अपनी थर्ड आई ओपनिंग के लिए, अपने पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन के लिए, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं होता। ये कोई फ्रीक्वेंसीज़ किसी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को एक्टिवेट नहीं करती, वो आपने अपनी मेहनत से करनी होती है। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी ऑरा के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑरा के अंदर वो कौन-से ऐसे ब्लॉकेजेज़ होते हैं जो आपकी पूरी लाइफ़ को स्टैग्नेंट कर देते हैं? लाइक आपकी पूरी लाइफ़ जो है वो मुंजमद हो गई है। आप
डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो क्या ऐसे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं हमें लाइफ के अंदर? बहुत अच्छा और बहुत बेनिफिशियल सवाल है ये आपका। वो चीज़ें जो हमारे ऑरा को ब्लॉक करती हैं, उसमें बैरियर्स क्रिएट करती हैं। मैं हम्म। इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ, एक एक्सटर्नल ब्लॉकेज और एक इंटरनल बैरियर्स। हम्म। एक्सटर्नल ब्लॉकेज हम कह सकते हैं कि 2 लोग मिले, उनके ऑरा ने इंटरैक्ट किया, किसी एक से नेगेटिविटी वायरस ट्रांसफ़र हम्म। हो गया, हम्म। या किसी को ईविल आई नज़र लग गई, किसी के ऊपर खुदा ना खास्ता जादू हो गया। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए जो किसी की ऑरा को ब्लॉक कर रहे हैं, हम्म। उसमें हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। ये इतने खतरनाक नहीं हैं जितने इंटरनल बैरियर्स खतरनाक हैं। हम्म। इंटरनल बैरियर्स जो हैं ना, उनकी अगर हम एंग्शियस हैं ना, हम्म। एंग्जायटी का शिकार हैं, हम्म। तो एंग्जायटी का बैरियर बन जाता है हमारे ऑरा के अंदर। जब हम्म। वो बैरियर बन गया तो क्या होगा, हमारी ऑरा एनर्जी को बाहर ट्रांसमिट नहीं होने देगा, बाहर से किसी पॉजिटिव चीज़ को, इवन गुड लक को अट्रैक्ट नहीं होने देगा, वो अंदर हम्म। नहीं आ सकेगी। एंग्जायटी का बैरियर बहुत खतरनाक होता है। हम्म। डिप्रेशन का बैरियर, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग का बैरियर और ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा हार्ड होता है। ओवर थिंकिंग से आपके ऑरा में मुकम्मल बैरियर तो नहीं आता, मुकम्मल ब्लॉक तो नहीं, लेकिन उसमें इंटरफेरेंस आ जाती है, वो डिस्टर्ब हम्म। हो जाता है। और अगर हम बात करें फ़ोबियाज़ की, हम्म। फ़ोबियाज़ एकदम आपकी एनर्जी को ज़ीरो कर देते हैं और इतना सख्त वो क्रिएट कर देते हैं बैरियर। हम्म। अगर आप किसी फ़ोबिया के शिकार इंसान को, जब वो सहमा हुआ हो, वो डरा हुआ हो, उस वक़्त अगर आप उसका ऑरा चेक करें तो आपको ऑरा एनर्जी बिल्कुल स्क्वीज़ नज़र आती है कि हम्म। उसकी एनर्जी है ही नहीं, वो बिल्कुल अपने जिस्म को भी श्रिंक हो सुकेड़ रहा जाता है और है। एनर्जी भी सुकड़ती चली जा रही है। हम्म। तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो है वो फ़ोबियाज़ हैं या हम्म। लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। हम्म। लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे बहुत बड़े बैरियर हैं। बिल्कुल। जो चीज़ हमारे बिलीफ से बियॉन्ड है वो हमें मिल भी नहीं सकती। अच्छा, तो इसका मतलब फिर ये है कि अगर हम किसी को हील कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अंदर से सफाई अपनी करनी होगी। अपने ट्रॉमास को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और फिर आगे बढ़ के किसी की मदद करनी होगी। अदरवाइज़ हम नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट करेंगे और हम इतना प्रोडक्टिवली जो है वो काम भी नहीं कर सकेंगे। एग्ज़ैक्टली। वो लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो दूसरों का दर्द, दुःख सुनते हैं, उनकी हुँ। काउंसलिंग करते हैं, हुँ। थेरेपिस्ट जो होते हैं, हुँ। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, इवन डॉक्टर्स, मेडिकल हुँ। डॉक्टर्स, हुँ। जो पेशेंट से बहुत सारा डीलिंग करते हैं, बिल्कुल उनके ऐसे। अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। हुँ। आप किसी की आपने कभी नोट किया कि आप किसी से इवन कॉल पे बात करें थोड़ी देर, हुँ। और कॉल के फ़ौरन बाद आपको लगता है आपकी एनर्जी खत्म हो गई, असाब जकड़े हुए हैं। बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अजीब-सी जी, वो एनर्जी तबीयत ट्रांसफ़र होती है। होती है, कनेक्शन बनता है, उसकी नेगेटिविटी या आपके पास आ जाती है हुँ। या आपकी पॉज़िटिव एनर्जी जो है वहाँ चली जाती है। हुँ। डॉक्टर्स, आपने देखा है कभी डॉक्टर्स इतने संजीदा मिज़ाज क्यों होते हैं? उनके हुँ। चेहरे स्पार्ट क्यों होते हैं? हुँ। हुँ। इमोशनलेस क्यों होते हैं? हुँ। क्योंकि वो एक तो एक इंसान बीमार है, बीमारी की एनर्जी वो अट्रैक्ट करते हैं अपने अंदर। हुँ। दूसरा, अगर किसी के साथ नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी उनके अंदर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कुछ एंजल नंबर्स या जो है वो कुछ गार्जियन एंजल्स का कॉन्सेप्ट है। इसको मैं थोड़ा-सा अपने इस्लाम के साथ भी कनेक्ट करना चाहूँगी। जैसे कि कहा जाता है कि हर इंसान के साथ जो है वो एक फ़रिश्ता भी जो है वो अल्लाह ताला ने भेजा है जो उसकी हिफ़ाज़त के लिए होता है। तो क्या हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं और अगर वो है तो उसका पर्पस क्या है? और गार्जियन एंजल क्या यही मकसद है गार्जियन एंजल का? और जो एंजल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनका क्या पर्पस होता है लाइफ़ में? आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले, क्या हम हुँ। अपने एंजल से कम्युनिकेट कर सकते हैं? हुँ। इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन एक तो ये कि हमें ज़रूरत नहीं है, और हुँ। दूसरा वो इसलिए नहीं बना है कि हम उनसे कम्युनिकेट करें। वो हमारे चेक एंड बैलेंस के लिए बने हैं। हुँ। यानी वो हमारे इन्विजिलेटर्स हैं, हमने उनके साथ गपशप नहीं करनी, हुँ। बल्कि हमने अच्छा काम करना है ताकि वो अच्छी हमारी रिकॉर्डिंग करें, हमारी अच्छी रिपोर्ट आगे पहुँचाएँ। हुँ। जो एंजल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, डेफ़िनेटली ये वेस्ट से आया है। बहुत से हुँ। लोग हमारे माशरे में भी हमें पूछते हैं कि जी हमें ये नंबर्स नज़र आ रहे हैं, लेट्स हुँ। से हुँ। 1 की सीरीज़ के नंबर हैं, हुँ। 8 की सीरीज़ के नंबर हैं, 369 नंबर है, फलाँ नंबर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इट इज़ बिलीव्ड कि ये नंबर्स जो हैं ना, ये कोई एंजल नंबर्स हैं और ये हुँ। यूनिवर्स हमें कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही है। हुँ। पहली बात तो ये कि अगर मैं इसको साइंस की ज़ुबान में बात करूँ ना, हुँ। तो ये एंजल्स कम्युनिकेट नहीं करते, ये यूनिवर्स कम्युनिकेट नहीं करती। अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट करती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हुँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एब्सोल्यूट है, हुँ। यूनिवर्सल है, सब इल्म है, हर जगह कनेक्ट हो सकता है वो। हुँ। तो एक ही बात होगी, कम्युनिकेट हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। ठीक है। हमारी तवज्जो किसी चीज़ पे, हमें ख्वाब कौन से आते हैं, हुँ। ख्वाब में क्या सिंबल्स आते हैं, हुँ। ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कम्युनिकेट करता है। अब चाहे हम एंजल नंबर्स की बात कर लें, चाहे हम ख्वाबों के सिंबल्स की बात कर लें। हुँ। ख्वाबों के सिंबल्स होते हैं, उनके मतलब भी होते हैं, हुँ। लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं होते, स्टैंडर्डाइज़ नहीं होते। हुँ। अगर हम इस्लामिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन की बात करें, हुँ। जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन के रूल्स, तरीका हुँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुँ। बताया, जो सहाबा ने किताबों में लिखा, आजकल हम लोगों पे
वो मतालिब एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होते। हम्म, हम लोग वैसे ख्वाब देखते हैं, वो मतलब नहीं होते। हम्म, उसकी रीजंस हैं। एक तो इतना ज़माना गुजर गया, हमारी साइकोलॉजी चेंज हो गई है। हम्म, सबकॉन्शियस माइंड या ये सिंबल्स हमारी साइकोलॉजी के मुताबिक होते हैं। हम्म, साइकोलॉजी चेंज हो गई। रिलीजियस लोग हैं तो उनका और मतलब होगा उनके सिंबल्स का। सेम सिंबल्स एक कमज़ोर अमाल गुनाहगार बंदे ने देखे, उसका और मतलब होगा। हम्म, एक बंदे वेस्ट में रहता है, कल्चर और है, साइकोलॉजी और है, वही हम्म, सेम सिंबल देखे, उसका मतलब और है, ईस्ट में और है। यानी कि बिल्कुल। ये सिंबल्स चाहे ख्वाब के सिंबल्स हैं, चाहे ये एंजल नंबर्स हैं, हम्म, मतलब इनका होता है। हम्म, आई एग्री। हम्म, लेकिन वो कोई यूनिवर्सल उसका मतलब नहीं है। वो हर कल्चर, हर एरिया के लिए अलग-अलग मतलब है। हम्म, और दूसरी बात, ऐसा नहीं होता कि आपको अगर मतलब उसका है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड या एंजल्स या यूनिवर्स ये कह रही है कि कल आप ये एक्शन लेना तो आपको फ़ायदा होगा। हम्म, 90% केसेस में जो हमारी लाइफ स्ट्रगल, ज़िंदगी जो हमारी चल रही होती है ना, हम्म, वो उसी की रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो हमारे ख्वाब में हो, चाहे हम्म, वो हमारे कुछ नंबर्स देखने के अंदर हो। हम्म, मिसाल के तौर पर किसी को किसी की ज़िंदगी स्ट्रगल अगर मुश्किल चल रही है, तो उनके ख्वाब इस तरह के होते हैं। जब वो मुझसे पूछते हैं ख्वाब, एक ख्वाब अक्सर लोग रिपोर्ट करते हैं कि हमें अक्सर ऐसा ख्वाब आता है कि हम एक कमरा इम्तिहान में हैं हम्म, और हम इम्तिहान दे रहे हैं। हम्म, हमें पेपर आ नहीं रहा या टाइम कम रह गया, हमने हमने हम्म, गाड़ी पे बैठना है, गाड़ी निकल रही है, ट्रेन हम्म, छूट रही है, हम्म, या हमें घर का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसे हम्म, ख्वाब आते हैं हम्म, लोगों को। इन ख्वाबों के जनरली 2 मतलब हो सकते हैं। अगर इम्तिहान वाला है, उसके 2 मतलब हो सकते हैं। अगर तो वो इंसान रिलीजियस है, हम्म, अपने आप को रिलीजियसली ग्रो करना चाहता है या उसकी तरफ उसका ध्यान है, तो हम्म, इस ख्वाब का मतलब है कि जितना अच्छा वो अपने आप को रिलीजियसली मेंटेन करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, उतना वो कर नहीं पा रहा। हम्म, यानी कि जो वो असल में हो रहा है, वही चीज़ ख्वाब में आ रही है, कोई मतलब नहीं आ रहा, कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन हम्म, नहीं आ रही, कोई बिशारत नहीं आ रही। हम्म, दूसरा मतलब ऐसे ख्वाबों का ये होता है कि आप कमरा इम्तिहान में हैं, गाड़ी छूट रही है, रास्ता नहीं मिल रहा। इसका हम्म, मतलब है कि आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, वो आप कर नहीं पा कर रहे नहीं हैं। पा रहे। इतना सा मतलब है इसका। हम्म, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, हम्म, कोई आसमानी पैगाम नहीं है। सेम फॉर द एंजल नंबर्स। हम्म, मतलब हो सकते हैं, कल्चर के मुताबिक अलग-अलग होंगे, और वो मतलब 90% ऐसा ही होगा जो आपकी लाइफ़ चल रही है। हम्म, यानी कि इन नंबर्स के मतलब जानने में इंसान इतनी जुस्तजू करते हैं कुछ लोग कि जी हमें हम्म, बताएँ कोई। हम्म, तो फाइनली उसको मतलब यही, अगला कोई एक्सपर्ट मिल जाए तो बताएगा कि जी आप जो करना चाह रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। हम्म, अच्छा चलिए, कुछ एनएलपी के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। और ये एक बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होता है। और सबको रिकमेंड किया जा रहा होता है कि भाई जो भी आए, जो भी पे करे और वो इस कोर्स में एनरोल हो जाए और ये कोर्स करे। और एक टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम टाइम गुजर जाता है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता और वही कोर्स करके निकल जाते हैं। तो पूछना मैं चाह रही हूँ कि क्या ये कोर्स सबके लिए है, ज़रूरी है, सबको करना चाहिए? आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लोगों हुँ, में बहुत ज़्यादा इसका शौक है कि हम एनएलपी करें, और हुँ, ये एनएलपी का बहुत बूम है कि हुँ, हाइली पेड कोर्स है, लोग हुँ, भारी-भारी हुँ, फीस दे के भी कोर्स करते हैं, हुँ, और उनके ज़हन में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इससे हमारी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। हुँ, बिल्कुल। तो एनएलपी एक एक वेग सी टर्म है। जब हुँ, एनएलपी जब ओरिजिनली ओरिजिनेट हुआ था, जब हुँ, स्टार्ट हुआ था, तो इट वाज़ प्योरली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हुँ, यानी कि ज़ुबान के, लैंग्वेज के ऐसे पैटर्न्स मैं बोलूँ, हुँ, जो आपके ज़हन में फ़ौरन उतर उतर जाएँगे। जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है? हुँ, ये ओरिजिनली स्टार्ट ऐसे हुआ था, हुँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये फैलते-फैलते इसमें लोगों ने ऐड ऑन किया, और जो मौजूदा शक्ल है किसी भी एनएलपी कोर्स की, चाहे वो ईस्ट है, चाहे वो वेस्ट है, हुँ, वो उसमें सिर्फ़ ये नहीं पढ़ाया जाता, उसमें बहुत सी और ऐसी टेक्नीक पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जिससे ओवरऑल आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आप अपनी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, परफ़ॉर्मेंस एक्सीलेंस की तरफ जा सकते हैं। हुँ, तो मौजूदा एनएलपी कोर्स की शक्ल परफ़ॉर्मेंस एक्सीलेंस है, और हुँ, उसमें एक पोर्शन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का है। हुँ, मुझसे लोग पूछते हैं कि जी आपने एनएलपी क्यों नहीं सिखाई अभी तक? हुँ, तो मैं उनको सिखाता हूँ कि बताता हूँ कि मैं अभी तक जो कुछ सिखा रहा हूँ, जो कुछ हमारे यूट्यूब हुँ, चैनल पे अवेलेबल है, ये इन टोटैलिटी एनएलपी ही है। हुँ, एनएलपी के अंदर 3 चीज़ें हैं। हुँ, एक एनएलपी बेसिकली है प्रैक्टिशनर्स के लिए कोर्स। अगर कोई प्रैक्टिशनर्स। हुँ, थेरेपिस्ट है, हुँ, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई बिल्कुल। काउंसलर है, हुँ, तो ये कोर्स एनएलपी प्रैक्टिशनर्स के लिए है कि आपने अब लोगों के मसाइल सुनने हैं, तो उसको कैसे डील करना है, हुँ, कैसे अगले की मदद करनी है। हुँ, तो एक तो लोगों को ये बात नहीं पता, लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए है। हुँ, फिर इस कोर्स में कुछ टेक्निक्स ऐसी भी हैं जो इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है, अपना फ़ायदा उठा सकता है। एक हुँ, पोर्शन वो हो गया, हुँ, और एक पोर्शन पर्टिकुलरली वो है जिसको हम लैंग्वेज पैटर्न्स का यूज़ कहते हुँ, हैं। सिर्फ़ ये चीज़ है जो मैंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल से नहीं सिखाई, ये हुँ, इस कोर्स में आगे हुँ, चल के इंशाल्लाह हम सिखाएँगे। तो ये इंशाल्लाह। एनएलपी सबके लिए नहीं है। सही। जो हमारे माइंड पर आर्टिस्ट के प्लेटफ़ॉर्म से जो कुछ सिखाया जा रहा है, ये प्योरली एनएलपी है, हुँ, जो कि किसी इंडिविजुअल की मदद कर सकता है।
और क्या लैंग्वेज पैटर्न यूज़ करके किसी के दिल में हम जल्दी बात उतार सकते हैं, ये आगे पोर्शन आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अब कुछ हम हिप्नोसिस के बारे में थोड़ा सा जो है वो बातचीत कर लेते हैं कि हिप्नोसिस के अंदर जो है वो सबलिमिनल मैसेजेस के बारे में बहुत बात की जाती है कि ये ऐसे मैसेजेस होते हैं जिससे आप किसी के भी माइंड में कुछ भी बात डाल दो। तो ये हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, मतलब जिसको हम ये कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस लर्निंग हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता। आउट ऑफ नो वेयर एक चीज़ हम अडॉप्ट करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब भी फास्ट फूड का जिक्र करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोल्ड ड्रिंक हमारे सामने आ जाती है कि फास्ट फूड के साथ हमने कोल्ड ड्रिंक ज़रूर लेके आनी है, या हमने एसोसिएट कर लिया इसको। तो ये जो चीज़ें इस तरह से हम किस तरह से, मतलब हम एक्टिवली इस चीज़ से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं अपने आप को कि हम सब लिमिनल मैसेजेस से अपने आप को बचा सकें? ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, सबसे पहले तो सबलिमिनल मैसेज की साइकोलॉजी क्या है? इसकी साइकोलॉजी ये है कि हमारी आँखों का, हमारे कानों का, हमारे ज़हन का एक प्रोसेसिंग टाइम है, हमारे कॉन्शियस का एक प्रोसेसिंग टाइम है। अगर कोई चीज़ हमें इतनी मुख्तसर टाइम के लिए, कम टाइम के लिए उसका हमारे साथ एक्सपोज़र हो, चाहे वो विजुअल एक्सपोज़र है, चाहे सुनने वाली ऑडियो है, इतना हल्का एक्सपोज़र हो कि हम कॉन्शियसली उसको प्रोसेस ना कर सकें, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस कर ले। मैं मिसाल देता हूँ आपको, हमारी आइज़ की जो देखने की कैपेबिलिटी है ना, वो ज़्यादा है। हमारे ईयर्स की सुनने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे जो ब्रेन जब किसी चीज़ को प्रोसेस करता है, तो उसमें उसको श्रिंक कर दिया है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस ना हों, सिर्फ़ ये चीज़ कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो जाए। ये हमारी सेफ्टी के लिए और उसके फ़ायदे के लिए है। अब सबलिमिनल मैसेज में क्या होता है कि वो चीज़ें जो हमारे कॉन्शियस की बाउंड्री से बियॉन्ड हैं, कोई ऐसा मैसेज चाहे वो विजुअल हो या ऑडियो हो, वो आपको दे दिया जाए, जो आपके कॉन्शियस को पता नहीं चलेगा कि आपको क्या कहा गया है, लेकिन आपके अंदर एक बात उतार दी जाएगी। बिल्कुल। इसको हम ये कहते हैं सबलिमिनल मैसेजेस। इसका पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है, नेगेटिव यूज़ भी हो सकता है। पॉजिटिव यूज़ क्या हो सकता है, किसी की आपने ज़िंदगी बेहतर करनी है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, काउंसलिंग करनी है, उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आनी है, तो आप ला सकते हैं। ये चीज़ काम करती है। लेकिन जो लोग ये इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका इसमें परफेक्ट होना, मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ऑडियोज़ अवेलेबल हैं, जिनको कहा जा रहा है कि इसके अंदर सबलिमिनल मैसेज हैं आपकी मनी अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशन अट्रैक्ट करने के लिए, ब्यूटी के लिए, फलां चीज़ के लिए। ठीक है? और लोग उनको सुनते हैं कि जी इसको सुनने से, या उनको नहीं पता चल रहा कि वो मैसेज कौन-सा, लेकिन वो उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। लोग पेड भी ये लेते हैं, सबलिमिनल मैसेज या वीडियोज़ लेते हैं उसमें। यहाँ मुझे इख्तिलाफ है। जब हमने ये बात कर ली कि ये चीज़ आपकी प्रोसेसिंग से बाहर है और आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीज़ जाएगी। दूसरा, माइंड साइंसेस की तमाम चीज़ें तब इफ़ेक्टिव होंगी जब हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में हैं। ठीक है? हम पुरसुकून होके ये काम करेंगे। सबलिमिनल मैसेज जो है ना, वो गैर इरादी तौर पर हमारे अंदर उतरते हैं। इनडायरेक्टली, हमें पता भी नहीं होता। सबकॉन्शियसली उतरते हैं। तो अगर कोई शख्स कॉन्शियसली एक वीडियो देख रहा है कि इसमें कोई मैसेज है मेरे अंदर उतरेगा और मेरी ये ज़िंदगी बदलेगा, तो वो तो बिल्कुल फ़ेल है। वो तो कभी उसके लिए काम करेगा ही नहीं करेगा। सबलिमिनल मैसेज हमेशा गैर इरादी तौर पर काम करते हैं, गैर इरादी तौर पर। अगर मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ बैकग्राउंड में ऐसा सबलिमिनल मैसेज डाल दूँ जो अगले को पॉजिटिव करेगा, और जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो भी उसी से मुतल्लिक है, और मैंने लोगों को नहीं बताया कि मैंने इस वीडियो में पैगाम डाले हुए हैं, तो येस, ये काम करेंगे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि जी ये सुने तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब आपने कहा कि हम इससे बचेंगे कैसे? बचा तो तब जाएगा जब हमें पता चलेगा कुछ ऐसा है। तो पहली तो बात, अगर कोई इंटेंशनली ये नहीं हो सकता, ये अनइंटेंशनली होगा, गैर इरादी तौर पर होगा। मैं और आप इस वक़्त जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, कि मुझे किन बातों में गुस्सा आता है, किन बातों में मुस्कुराता हूँ, क्या मुझे खाने में पसंद है, क्या मुझे सोचने में पसंद है, ये सब कुछ मेरे अंदर, आपके अंदर कंडीशन हुआ हुआ है, जिसको साइकोलॉजी में कंडीशनिंग कहते हैं। कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह सबलिमिनल मैसेज मेरे अंदर गए और वो मेरे अंदर वो आदतें डेवलप हो गई। अगर किसी को गुस्सा आता है तो कहीं न कहीं डेवलप हुआ था, इसी तरीके से हमारे अंदर आया था। यानी हम जो ज़िंदगी इस वक़्त गुज़ार रहे हैं ना, हम सब इसका शिकार हैं। हम सब इससे बन के ही ऐसे बने हैं जैसे इस वक़्त मैं, आप और हम सब हैं। तो इससे बचा नहीं जा सकता, इससे आइडेंटिफ़ाई नहीं किया जा सकता। इसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आपका बच्चा सो रहा है, कच्ची नींद में है, जागा है, तो आप अच्छी-अच्छी बातें करें, उससे उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। या सोते टाइम अक्सर माएँ बच्चों को लान-तान करके सुलाती हैं, बुरा-भला बोल के, तो उनका माइंड में कंडीशनिंग हो जाती है। तो इस चीज़ से भी बचा जाए, क्योंकि ये सबलिमिनल मैसेजेस के तौर पे आपके बच्चे के ब्रेन में चले जाते हैं और वो वैसा ही बन जाता है जो आप नहीं चाहते।
अच्छा, इसी से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस या कोवर्ट हिप्नोसिस के बारे में, कि हम किसी को भी बातों में लगा के और गुफ्तगू के ज़रिए क्या हम उसको हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं बातों ही बातों में और अगले शख्स को ना पता चले? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। पहली बात तो ये कि हिप्नोसिस का कॉन्सेप्ट, हिप्नोटिज़्म का कॉन्सेप्ट हमारा गलत है। हुँ, मैं ये अक्सर बताता हूँ कि हिप्नोटिज़्म ये नहीं होता कि किसी को उसकी मर्ज़ी के बगैर बेहोश कर दिया। हुँ, हिप्नोटिज़्म ये होता है कि किसी को अपनी बात पे आपने कायल कर लिया। हुँ, ये हिप्नोसिस है कि वो हिप्नोटाइज़ हो गया और उसकी बात मान ली हमने। हुँ, ठीक है? तो ये पॉसिबल है। कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस की भी फ़िलॉसफ़ी सबलिमिनल मैसेज से मिलती-जुलती है। हुँ, इसकी थीम ये है कि आपके या मेरे हमारे ज़हन के एक सोचने का ख़ास पैटर्न होता है। हुँ, कब वो सोचता है, कब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरा ज़हन प्रोसेस कर रहा है, कहाँ मैंने पॉज़ लेना है, हुँ, कहाँ मैंने फ़िक्रा बोलना है, कहाँ मैंने कुछ और सोचना है। हुँ, तो ये जो हमारे इसको कहते हैं हम अपना क्रिटिकल माइंड। हुँ, तो फ़िलॉसफ़ी ये है कि आपके कोई ऐसी बात की जाए या कुछ ऐसा अमल किया जाए कि आपका क्रिटिकल माइंड एक लम्हे के लिए ब्लैंक हो जाए। हुँ, एक रास्ता बन जाए आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए और वहाँ हुँ, पे एक बात उतार दी जाए। हुँ, एक बात फेंक दी जाए जो सीधी अंदर चली जाएगी। हुँ, सबलिमिनल से मिलता-जुलता है। वो अनइंटेंशनली होता है, ये इंटेंशनली किया जाता है। हुँ, ये हो गया कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस। हुँ, तो ये काम करता है, लेकिन इसमें अगेन महारत हासिल होनी चाहिए और हुँ, हम कब किसको क्या पैगाम दे रहे हैं। हुँ, लोग करते हैं ये ऐसी बातें जिनको गुफ्तगू का फ़न आता है, वो ऐसे लोगों को बातों में घुमा के जो है ना, हुँ, ऐसे हिप्नोटाइज़ कर लेते हैं कि लोग हुँ, उनकी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। हुँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं अक्सर ख़वातीन इस कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर खरीदने वो 2 चीज़ें जाती हैं लेकिन दुकानदार उनको ऐसा घेर लेते हैं कि वो 2 के बजाय 4 जोड़े खरीद लेती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो भी कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं? एग्ज़ैक्टली मैं ये मिसाल देने लगा था। आपने नोट किया होगा बाज़ औक़ात लेडीज़ जाती हैं कोई अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ लेनी होती है, हुँ, तो वो उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, हुँ, कोई सूट पसंद नहीं आ रहा होता। हुँ, एकदम वो सेल्समैन कहता है, "बाजी इधर आएँ, यहाँ आके बैठें।" वो हुँ, आपको वहाँ से उठाता है, हुँ, दूसरी जगह जाके बिठाता है, कहते हैं, "यहाँ है मैं आपको बड़े मज़े की चीज़ दिखाऊँ" और वहाँ से आप कुछ ले लेते हैं। हुँ, अब ये जो आपकी पोज़ीशन चेंज करता है ना, आपको यहाँ से उठ के आएँ, यहाँ आके बैठें, हुँ, ये वो आपके क्रिटिकल माइंड को ब्रेक करता है। हुँ, वो आपके क्रिटिकल माइंड को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती ना, वो आप जैसे ही अपनी जगह चेंज करके उठ के वहाँ जाते हैं ना, हुँ, आपका क्रिटिकल माइंड ब्रेक होता है और वहाँ पे आपको वो 2-4 सूट दे देता है। हुँ। तो भई आपने बचना है इस चीज़ से ना, दुकानदारों, आपको हमने गुर दे दिया, एक आपको एक की कॉन्सेप्ट दे दिया है ख़वातीन को, कि आप किस तरह इस चीज़ से बचें और फ़िज़ूल ख़रीदारी से भी बचेंगी। अच्छा, सर थोड़ा-सा अफ़र्मेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या अफ़र्मेशंस और सबलिमिनल मैसेजेस क्या डिफ़रेंट हैं? क्योंकि सबलिमिनल मैसेजेस तो हम खुद को नहीं दे सकते, जबकि अफ़र्मेशंस के बारे में तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम खुद को अफ़र्म कर सकते हैं फॉर एनीथिंग, जो भी हम चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। तो क्या ये दोनों डिफ़रेंट हैं या दोनों सेम हैं? इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। देखिए, एक तो फ़र्क वाज़ेह हो गया ना कि एक चीज़ इख्तियारी है, एक गैर इख्तियारी है। हुँ, सबलिमिनल गैर इख्तियारी है, हम वो नहीं हुँ, कर सकते। हुँ, इख्तियारी कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस इख्तियारी है, अफ़र्मेशंस इख्तियारी है। हुँ, अफ़र्मेशंस के ज़रिए हम अगेन फ़िलॉसफ़ी वही है, अपने आप को हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ़ माइंड में लेके जाएँगे और हुँ, वो अफ़र्मेशंस हम अपने आप को बोलेंगे भी नहीं। हुँ, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि अफ़र्म करना होता है अहद करना। हुँ, आप अफ़र्म करेंगे अपने आप को रेपिटिशन के साथ कि मैंने ये काम करना है, अब से मेरी लाइफ़ ऐसी होगी, हुँ, अब से मैं डिसिप्लिन्ड रहूँगा और ऐसे हुँ, काम करूँगा। हुँ, अल्फ़ा स्टेट ऑफ़ माइंड अफ़र्म करना खुद को मुख़ातिब हुँ, करके और उसको रिपीट करना, हुँ, इससे जो है आपका हिप्नोसिस हो जाता है। हुँ। तो अफ़र्मेशन के बारे में इस्लाम क्या कहता है? अगर हम इस वर्ड की बात करें तो हुँ, ऐसा तो हमें कुछ मिलता नहीं है। हुँ, लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें, एक तो हमने बात कर ली कि जो चीज़ बेनिफिशियल है, हुँ, जो चीज़ फ़ायदा पहुँचा रही है, हुँ, ये बिल्कुल रिकमेंडेड है हुँ, और अल्लाह ताला ने बहुत से उलूम हमारे एक्सप्लोर करने के लिए छोड़े हैं, जैसे कि हुँ, माइंड साइंसेज़ के उलूम आ गए। मैं इस्लाम से अगर इसको रिलेट करूँ, तो इस्लाम में हमारे पास बहुत अच्छी अफ़र्मेशंस हैं, हुँ, दुआओं की सूरत में। हुँ, हमें हर ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक, हर तकलीफ़ से, हर मसले से, हर हुँ, कैफ़ियत के मुतल्लिक दुआएँ हैं हुँ, और वो दुआएँ परफ़ेक्ट, जामे और बड़ी हुँ, ब्रॉडर एस्पेक्ट की दुआएँ हैं। अगर हुँ, हम उन दुआओं को बतौर अफ़र्मेशंस हुँ, करना शुरू कर दें, उसके 2 फ़ायदे होंगे। हुँ, एक तो वो ऑलरेडी अफ़र्मेशंस का स्क्रिप्ट आपका बना बनाया स्क्रिप्ट है, हुँ, परफ़ेक्ट स्क्रिप्ट है, तो आप उसको अफ़र्म करते चले जाएँगे और होता चला जाएगा। हुँ, दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि वेस्टर्न अफ़र्मेशंस और इस्लामिक इस कॉन्सेप्ट में एक फ़र्क ये है हुँ, कि वेस्टर्न अफ़र्मेशंस के तरीके में आप अपने आप से मुख़ातिब होके बात कर रहे हैं। हुँ, जबकि अगर आप दुआओं को एज़ अफ़र्मेशन यूज़ करेंगे तो आपका मुख़ातिब कौन है? आपका मुख़ातिब अल्लाह ताला की ज़ात है। हुँ, तो अल्लाह ताला की ज़ात से आप बराह रास्त मुख़ातिब होके ये जब आप बातचीत करेंगे, तो वो आपकी अफ़र्मेशंस की जो सक्सेस या इफ़ेक्टिवनेस है, वो
वो 100,000 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे कुंडलिनी एनर्जी या शक्ति, जिसके बारे में मतलब हमारे पास इंडिया से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आया है कि कोई एनर्जी है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट जो हमारा मोहरा है उसके अंदर जो है वो क्वाइल्ड फॉर्म में एक एनर्जी है, डोरमेंट फॉर्म में एनर्जी है। उसको डिफरेंट एक्सरसाइजेस के ज़रिए, जिसमें हम योगा पोस्चर सिखाए जाते हैं उसमें, या अगर हम सूफीज़म में जाएं तो उसमें कहते हैं कि आपने अल्लाहू से जो है वो ज़र्ब लगानी है उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, तो वो जो सोई हुई एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है। तो इस चीज़ को मैं रिलेट करना चाहूँगी कि ये हिंदुइज़्म कॉन्सेप्ट है कुंडलिनी शक्ति, तो इसका सूफीज़्म या माइंड साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है? क्या ऐसा है, कोई एनर्जी मौजूद है? सूफीज़्म में तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले हुँ, तो हम बात कर लें इस कॉन्सेप्ट की, हुँ, जो टेल बोन की हमने बात हुँ, की कि टेल हुँ, बोन में ऐसी एनर्जी है हुँ, जो पावरफुल है। ये हुँ, हिंदुइज़्म का कॉन्सेप्ट है, हुँ, वर्ड भी उन्हीं की ज़ुबान कल्चर का वर्ड है। हुँ, इस बात में मुझे कुछ हकीकत मालूम होती है, क्योंकि वो टेल बोन ही वो बोन है जो कि डिज़ॉल्व नहीं होती हुँ, सॉइल में, हुँ, हुँ, डिज़ॉल्व नहीं होती और ये मौजूद रहती है। बाकी हुँ, सब हमारी जो फॉसिल्स हैं वो डिज़ॉल्व हो जाते रिज़ॉल्व हैं, हो ये जाएँगे, ये ब बिल्कुल। बाकी हुँ, बचती है। हुँ, फिर एक साइंस की रिसर्च, ऑल्दो आई एम नॉट ऑथेंटिक ऑन दिस, वो हुँ, इसमें मैंने ये भी सुना है या पढ़ा है कि ये वो टेल बोन ही को अल्लाह ताला ने रेफ़र किया है जिससे इंसान को दोबारा दोबारा ज़िंदा उठा किया सकते जाएगा। हुँ, तो इसमें लॉजिक तो बनता है हुँ, कि इसमें पावर है। स्पाइनल कॉर्ड में हमारी पावर है बहुत ज़्यादा। हमारे अगर हम साइंस की बात करें तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड में स्टेम सेल्स होते हैं हमारे, हुँ, जहाँ से हमारी सारी इम्यून सिस्टम और हमारे स्टेम्स सारी बॉडी के वो बिल्कुल ऐसे फंक्शंस ही है। होते हैं। हुँ, तो पावर तो उसके अंदर है। हुँ, ये एक इंडियन ही तरीका है, इंडियन कल्चर का, हुँ, कि इस तरीके से ख़ास तरीके से अपनी कुंडलिनी शक्ति को आप एक्टिवेट करें और उसे हुँ, डिफरेंट इस्तेमाल करें। हुँ, और अभी हम जो अपनी ऑरा एनर्जी एक्सरसाइज सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें भी मैंने स्पाइनल कॉर्ड की एनर्जी को तो हुँ, मैंने यूज़ किया है। हुँ, बहुत उसमें पावर है, हम खुद देख रहे हैं। जो हुँ, लोग कोर्स मार्शल कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। स्पेसिफिकली टेल बोन को मैंने टारगेट नहीं किया। हुँ, मैं अभी तक कन्विंस नहीं हुआ कि उसके अंदर कोई पावर है, उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसको क्या हुँ, किया जाए। हुँ, फिर बहुत से लोग जो इंडियन कुंडलिनी को फ़ॉलो करते हैं, वो हुँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी करते हैं कि जी इसके तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हुँ, बहुत डेंजरस होती है, बहुत ख़तरनाक हुँ, होता है। हुँ, तो अलबत्त जो हम काम करा रहे हैं, वो इट इज़ प्योरली सेफ, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हुँ, कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। तो वो लोग, कोई ऐसा शख्स हमें मिले जिसने ये इंडिया वालों से सीखा हो। आपने सीखा है? जी, मैंने सीखा आपने है। सीखा है? हाँ। बस ओवर टू यू। अब आप मुझे बताएँ, व्हाट इज़ कुंडलिनी? कुंडलिनी शक्ति का बेसिकली मैंने सीखा है। उसमें योगा के डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं, जिसमें को आसन्स कह लें आप, चलें उन्हीं की ज़बान में। तो उसमें डिफरेंट आसन्स होते हैं, स्टैंडिंग आसन्स होते हैं, लेइंग आसन्स होते हैं, सिटिंग पोर्शंस होते हैं। फिर उसमें हमें इन्होंने जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो है वो ज़िक्र इन्होंने हमें करवाया था, और उसके बाद उन्होंने अल्लाहू का ज़िक्र कराया था, और उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने ये बताया था कि आपने अल्लाह कहना है, और हू जब आप सदा लगाएँगे तो आपने अपने उसी टेल बोन को जो है वो इमेजिन करना है कि वहाँ पे ज़रब लग रही है और वो जो एनर्जी है वो उठ रही है, यानी बेदार हो रही है। तो ये करवाया गया था। उसके बाद जो है कुछ लेइंग पोस्चर्स थे, उसमें कोबरा एक पोज़ होता है, उसके ज़रिए उसमें हम साँस के ज़रिए करते हैं ब्रीदिंग। तो उसमें कहते हैं ना कि स्नेक की तरह, कोबरा की तरह जो है वो ये एनर्जी एक्टिवेट होगी आपकी। तो वो हिसिंग, ये ब्रीदिंग के ज़रिए कुछ हमने वो एक्सरसाइज़ेज़ की थी। उसके अलावा हमने जो है वो चैंटिंग की थी, अलिफ लाम मीम की, कि उसमें आपने इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करते हुए आपने एक रिदम बनाना है पूरा चैंट करके। तो उसमें आपकी पूरी एनर्जी बॉडी और ये जो भी, लेकिन इसको मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। इसको प्रैक्टिस ना करने की वजह ये थी क्योंकि इसमें डराया बहुत ज़्यादा गया कि ये एक्टिवेट हो जाती है, एकदम सर पे चढ़ जाती है, लोग पागल हो जाते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और इस तरह की स्टोरीज़ भी सुनाई गई कि एक पायलट थे भाई, उनकी जहाज़ उड़ाते हुए एकदम कुंडलनी जो है वो ऊपर चली गई। तो बताया ये जाता है कि इसमें आपको कुछ बंद लगाने पड़ते हैं, वो भी फिज़िकली कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, तो इसको नॉर्मल रूटीन में प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया, इस प्रैक्टिस को। बेनिफिट्स क्या बताए जाते हैं? बेनिफिट ये बताए जाते हैं कि आपकी जो है वो थर्ड आई खुल जाती है, आप विजदानी सलाहियतों के मालिक हो जाते हैं आप बहुत ज़्यादा। तो इसमें से मैंने जो स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस की, उसमें मैंने सिर्फ चैंटिंग की, जो कि हाँ अलिफ लाम मीम या हाँ मीम के जो हमारे वो हैं, उनको सांस के ज़रिए जो मैंने प्रैक्टिसेस की, और अल्लाह का ज़िक्र, और उससे बाकायदा फ़ील होता है कि बॉडी के इर्द गिर्द एक वार्म एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो गई है, और ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र जो कि ख़ास रिदम में किया जाता है। बाकी फ़िज़िकली कोई पोस्चर नहीं किया उसका। ठीक है। अगर मैं इस बात को, आपने जो एक्सप्लेन किया, इसको मैं अगर स्पिरिचुअली एनालाइज़ करके आपको कुछ कहना चाहूँ, तो ये मैं हुँ, कहूँगा हुँ, कि जो चीज़ें डराई जा रही हैं, हुँ, खौफ़ बहुत ज़्यादा बैठाया हुआ है इस चीज़ का, बिल्कुल। फ़ायदे बहुत कम इसके बताए जा रहे हुँ, हैं। तो हू नोज़ कि इट एक्सिस्ट्स और इट हुँ, डज़न्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है? हुँ, फिर वो चीज़ जिसके नुकसानात इतने हैं, ख़तरनाक हुँ, इतनी है, हुँ, वो ऐसे इल्म का सीखने का क्या फ़ायदा? हुँ, जहाँ तक ये साँस की मशक का ताल्लुक है,
हुँ, एक तो सांस हमारा एनर्जीज को हमारी रेगुलेट करता है, उसको बैलेंस करता है। हुँ, दूसरा सूफीज़्म में जो सांस के साथ मशक कराई जाती है ना, दो दो चीज़ों का आपको हवाला दूंगा। एक हुँ, सांस के ज़रिए ला इलाहा इल्लल्लाह का हुँ, तस्वर कराया जाता है कि जब आप अपना सांस बाहर निकाल रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर खींचें तो इल्लल्लाह पढ़ें। हुँ, यानी एक तो इसका तस्वर है कि सिर्फ अल्लाह आपके अंदर बाकी हुँ, रहे। या एक ज़िक्र कल्बी कहा जाता है जिसको, कि आप हुँ, दिल जो हमारा लब डब करता है उस पे अल्लाह अल्लाह पढ़ें। हुँ, तो ये जो दोनों प्रैक्टिसेस है ना स्पिरिचुअल, इसका मकसद ये होता है आपके माइंडसेट को ट्रेन करना। हुँ, यानी आपके माइंड को ट्रेन करना कि वो हर वक़्त अल्लाह की याद में मगन रहे। हुँ, और जब आपका माइंड पूरा का पूरा ट्रेन हो गया, तो हुँ, वो जो चीज़ हासिल करनी होती है, वो उस तरह हासिल होती है। हुँ, तो जिन्होंने आपको ये इंटीग्रेट करके अलिफ लाम मीम और अल्लाहू की ज़रब वाला कॉन्सेप्ट दिया, हुँ, एक तो आप वाली बात, वो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा देगा। हुँ, फिर डेफ़िनेटली उन्होंने इस इंडियन प्रैक्टिस को मुस्लिम के साथ इंटीग्रेट करके जो बिल्कुल। है, ये चीज़ हुँ, आपको सिखाई। हुँ, लेकिन अगर हमारे सुनने वालों में से कोई जिसने कुंडलिनी की हो और उसकी एक्टिवेट भी हुई हो और अपने फ़ायदे भी देखे हों, तो हमें ज़रूर बताएँ, हम आपको वेलकम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा-सा आगे चलेंगे हम, फायर वॉक का ज़िक्र कर लेते हैं। फायर वॉक मैंने भी की है और उसमें पाँव वगैरह नहीं जलते, बस लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि मुझे उसका मकसद नहीं पता कि वो क्यों करवाई गई? क्या वो एक अट्रैक्शन थी? या लोग ये समझते हैं कि हमने पता नहीं कौन-सा तीर मार लिया है फायर वॉक करके? तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों करवाई जाती है? ऑल्दो मैं कर चुकी हूँ, बट आई डोंट नो कि इसकी लॉजिक क्या है? अच्छा, फायर वॉक मैं नहीं कराता, ना मेरा इरादा है हुँ, करवाने का, हुँ, लेकिन जो मकसद मुझे समझ आता है ना, अगर कोई इस रियल मकसद पे अपने आप को फ़ोकस रखता है कोई करवाने वाला, तो हुँ, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हो सकता है, ये माइंड साइंसेज़ में प्रैक्टिस कराई जाती हुँ, है। जनरली माइंड साइंसेज़ की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का लास्ट हुँ, सेशन, लास्ट हुँ, पोर्शन ये रखा जाता है। हुँ, इसका मकसद आइडियली ये होता है या होना चाहिए कि आप एक इंडिविजुअल को ये बिलीफ दे रहे हैं कि जब वो अपने माइंड की पावर्स यूज़ करके फायर के ऊपर भी चल सकता है, उसके पाँव नहीं जल सकते, हुँ, तो वो अपनी इन्हीं माइंड की पावर्स को यूज़ करके कुछ भी दुनिया में कर सकता है। हुँ, कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, उसका सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए, उसकी पावर्स जागनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी आसान होनी चाहिए, हुँ, उसके मसाइल छोटे होने चाहिए, हुँ, उसकी सोच को बड़ा होना चाहिए। हुँ, अगर ये चीज़ नहीं हो रही, तो फिर फायर वॉक का फ़ायदा नहीं है। हुँ, ठीक है? हुँ, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या होती है। हुँ, इसके पीछे 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके माइंड को ट्रेन किया जा रहा है। हुँ, वो स्पेसिफ़िक आपको एक चैंटिंग या प्रैक्टिसेस कराई जाती है। एक बिलीफ सिस्टम आपके माइंड हुँ, में डाला जाता है कि ये हुँ, चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। एंड इट इज़ हुँ, नॉट जस्ट 1 आवर या 30 मिनट्स का सेशन। ये एक सीरीज़ ऑफ, जैसे मैंने कहा, वर्कशॉप के एंड का पोर्शन होता है ये। हुँ, तो 2, 3, 4 डेज़, 5 डेज़, 1 वीक का जो पूरा सेशन होता है, हुँ, ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता आपके माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा रहा होता है, आपके हुँ, माइंड की ट्रेनिंग की जा रही होती है। उसमें आहिस्ता-आहिस्ता पावर्स, कॉन्फिडेंस आ रहा होता है और एंड पे जाके वो स्पेसिफिक आपको एक्सरसाइज कराई जाती है कि आप उससे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, ट्यून करते हैं कि वो हुँ, आपको वो चीज़ जो है, वो उसको फायर नुकसान नहीं देगा। हुँ, हुँ, एक तो माइंड की ट्रेनिंग हो गई। हुँ, फायर पे चलना इस दुनिया में पॉसिबल है, हुँ, पानी पे चलना पॉसिबल है, हवा में उड़ना पॉसिबल है। पर ये कोई कारनामा नहीं है। हुँ, जो चीज़ बेनिफिशियल नहीं है ना, हुँ, वो कारनामा नहीं है कोई। हुँ, ठीक है? एक तो इसमें ये वाली माइंड साइंस की ट्रेनिंग साइकोलॉजी हो गई, जिसका ये मैसेज ये जाता है सुनने वालों को कि आप अपने माइंड को ट्रेन करके इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, दूसरी साइंस इसके पीछे फिज़िक्स आती है। अब फिज़िक्स ये आती है इसमें कि अगर आपने नोट किया हो, तो हुँ, वो जितने भी फायर वॉक लोग कराते हैं, उनके हेल्पर या ट्रेनर खुद आपको साथ आपका हाथ पकड़ के आपको हुँ, चलाता है। हुँ, इट इज़ नॉट लाइक कि वो अपनी कोई स्पिरिचुअल पावर्स आपके अंदर डाल रहा है। इट इज़ जस्ट कि एक ख़ास आपने स्पीड या रिदम को फ़ॉलो करना है। हुँ, अगर आप उससे आहिस्ता चलेंगे, तो वो आपको हीट नुकसान पहुँचाएगी। वो कैसे? कि वो जो बर्निंग हुँ, कोल्स होते हैं ना, उसके ऊपर एक ऐश की हल्की-सी लेयर होती है, ऐश की लेयर होती है। हुँ, ये जो ऐश होती है ना, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर। हुँ, तो ऐश जो है ना, वो आपको हीट इतनी जल्दी पहुँचाएगी नहीं। वो कंडक्टर नहीं है, इट इज़ अ पुअर हुँ, कंडक्टर। हुँ, तो जब आप उसके ऊपर वॉक करेंगे, वो ख़ास स्पीड से आप चलेंगे ना, तो आपको फायर नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो ऐश उसको स्टॉप करती रहेगी उसकी हीट को ऊपर पहुँचने से। हुँ, अगर आपकी स्पीड आहिस्ता हो गई, तो हीट ऊपर पहुँच जाएगी। अगर आपकी स्पीड तेज़ हो गई, तो आपके पाँव प्रेशर से नीचे पड़ेंगे, तो ज़्यादा इंटेंस आप उसमें हुँ, हो जाएँगे, तो भी आपको फायर नुकसान पहुँचाएगा। तो हुँ, इसमें फिज़िक्स भी इन्वॉल्व है। ऐश की लेयर होती है और हुँ, आपकी ख़ास रिदम से आपने चलना होता है, ख़ास स्टाइल से पाँव रखते हुए आपने चलना होता है कि हुँ, वो आपको नुकसान ना पहुँचाए। हुँ। मतलब इन अदर वे वी कैन से कि आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स भी जो है वो इससे खत्म हो रहे हैं कि आई कांट डू दिस, आई कैन डू दिस। आइडियली होने चाहिए। हुँ, लेकिन अगर आपने फायर वॉक कर ली है और बाकी लाइफ़ पे आपको रूल अप्लाई नहीं हो रहा, तो ये उस ट्रेनर का भी फेलियर है जिसने ये सिखाया है। हुँ, इसका मतलब है, या तो फायर वॉक हर इंसान को हर हफ्ते में 1 दफ़ा कर लेना चाहिए, हुँ, या इसको
एज डेमोन्स्ट्रेशन या इसको एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे नहीं करना चाहिए, ख़त्म ही कर देना हम्म। चाहिए इसको। अच्छा, आजकल इंटरनेट पे एक टेक्निक बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है कि आप होपोनोपोनो टेक्निक करें। इसमें ये होता है, बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने फॉरगिव करना है और अपने आप से जो है वो कंपैशन शो करना है। और इसमें ये होता है कि आप नंबर ऑफ़ पीपल का जो है बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इनका फॉरगिवनेस है कि हम फॉरगिव करेंगे, और ये इसको बाकायदा एक टेक्निक बना के जो है वो लोगों को सिखाया जा रहा है। इसके पीछे क्या चीज़ है, मतलब क्या थ्योरीज इसके पीछे हैं, क्या अवामिल है इसके पीछे, कि बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को एक ही मतलब कहना मैं ये चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेम हैं, लेकिन उनको मुख्तलिफ नामों के ज़रिए मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। जी, ऐसा ही है। मैं जितनी माइंड साइंस से सिखा रहा हूँ ना, मैं ऐसी बहुत सी नई चीज़ें सिखा रहा हूँ जिनके दुनिया में कोई नाम भी नहीं है और ना वो टेक्नीक एग्ज़िस्ट करती है और मैंने खुद बनाई है, वो बेनिफिशियल लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। हम्म। अगर मैं आज किसी टेक्नीक का नाम रख दूँ ना कि ये वैसी टेक्नीक है या वैसी हम्म। हीलिंग है, तो हम्म। वो चलना शुरू हो जाएगी। तो हम्म। नामों से नहीं घबराना, माइंड साइंसेज़ की ऐसी बहुत सी चीज़ों में बहुत सी चीज़ें ओवरलैप हो रही होती हैं, सेम हम्म। होती हैं। हम्म। अब ये जो आपने बात की, ये एक हवाई रिलीजन है, ये उनका एक कॉन्सेप्ट है। ये हम्म। एक ऐसा रिलीजन है जो गॉड पे बिलीव करते हैं। हम्म। तो ये टेक्नीक नहीं है, ये अप्रोच है। हम्म। इट इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम फ्रेम की टेक्नीक, इट इज़ एन अप्रोच जिसको आप अप्रोच। अडॉप्ट करना पड़ता है आपको, हम्म। कि आप उसमें क्या करते हैं, पहले आप ये एक्सेप्टेंस करते हैं कि हम्म। आपकी लाइफ में जो आज तक बुरा हुआ या अच्छा नहीं हो सका, वो आपकी अपनी वजह से है, हम्म। आपके अपने अमाल की वजह से है या आपकी अपनी सीने की तंगी की वजह से है, हम्म। इमोशनल बैगेज की वजह से है, हम्म। फॉरगिवनेस ना करने की वजह से है। तो उसमें हम्म। वो कराते ये हैं कि आपको मुसलसल जो है वो एक सेल्फ फॉरगिवनेस भी कराते हैं, हम्म। आप अल्लाह से भी माफ़ी माँगते हैं, आप अपनी इमोशनल क्लींजिंग करते हैं, साइकोलॉजिकल हम्म। क्लींजिंग करते हैं, हम्म। पूरा एक वो अप्रोच है पूरी प्रोसेस। की पूरी। हम्म। अप्रोच है, साथ उसमें अफ़र्मेशंस भी ऐड की जाती हैं। हम्म। तो च थे फ़िलॉसफ़ी तो ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारा तो पूरा रिलीजन ही एग्ज़ैक्टली ये चीज़ है। हम्म। सेल्फ क्लींजिंग हमें तो यहाँ तक कहा गया है कि आप तौबा करें, अल्लाह ताला उसी वक़्त माफ़ कर देता है, देयर इज़ हम्म। नो थॉट कि अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। हम्म। हमें ये भी सिखाया गया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि ऐसा मत कहो कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, हम्म। बल्कि ये कहो कि अल्लाह का ऐसा ही हुक्म था इसलिए ऐसा हुआ। हम्म। फिर फिर हमें जो दुआएँ सिखाई गई, फिर जो हमें तवक्कल का तरीका सिखाया गया, हमारा तो पूरा रिलीजन ऑलरेडी यही, बल्कि इससे बहुत एक ब्रॉडर हमें ब्रॉडर पैकेज है, दे रहा है हमें। बिल्कुल। अब थोड़ी सी बात हम थर्ड आई के ऊपर कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है। पीनियल ग्लैंड और थर्ड आई का कोई कनेक्शन है, कि पीनियल ग्लैंड अगर एक्टिवेट होगा तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी? तो आप क्या समझते हैं, क्या पीनियल ग्लैंड ही वाकई में थर्ड आई को एक्टिवेट करता है? आई डोंट नो, हम्म। मैं इसको ना ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, ना वैलिडेट कर सकता हूँ। साइंस की बहुत सी ऐसी थियरीज़ होती हैं हम्म। जो असम्पशन्स पे बेस्ड होती हैं। हम्म। कुछ थियरीज़ होती हैं साइंस की जो कि फैक्ट पे बेस्ड होती हैं, हम्म। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, हम्म। ये फैक्ट बेस्ड है। हम्म। फ़लाँ सितारे ज़मीन से इतने दूर हैं, इतने नूरी साल दूर हैं, ये हम्म। सोलर सिस्टम गैलेक्सीज़ ऐसे काम हम्म। करती हैं, ये सारी की सारी थियरीज़ असम्पशन बेस्ड हैं। हम्म। ये जो आपने बात की ना, ये भी एक असम्पशन बेस्ड थियरी है, नोबडी हम्म। नोज़ कि ऐसा होता है कि नहीं होता। हम्म। थर्ड आई की बात करें तो मुझसे पूछें तो जो थर्ड आई की बात माइंड साइंसेज़ में या वेस्टर्न उसमें यहाँ एक पोज़ीशन बताई जाती है ना कि हम्म। आईब्रोज़ के दरमियान हम्म। कि थर्ड आई यहाँ होती है। हम्म। अगर आप मुझसे पूछें ना तो थर्ड आई हमारा जो पूरे का पूरा वजूद है, जो नफ्स है ना, दैट इज़ थर्ड आई। हम्म। यानी कि पूरा का पूरा हमारे अंदर वजूद जिसको रूह समझा जाता है वो नफ्स है, दैट इज़ थर्ड आई। हम्म। लेकिन अगर अपनी बॉडी में आपने अपनी थर्ड आई की कोई एक लोकेशन पिन पॉइंट करनी हो ना, तो मेरे नज़दीक वो ये नहीं है, मेरे नज़दीक वो ये है, वो सेंटर ऑफ चेस्ट है। हम्म। असल में हम खुद बुरे वो हैं जिसने अपने जिस्म की कैद से नफ्स को आज़ाद करना है, तो थर्ड आई ओपन हो गई, बातिन रोशन हो गया, दुनिया रोशन हो गई। हम्म। अब हम बात करते हैं कि थर्ड आई सीखने सिखाने के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है कि जी बिल्कुल। हम थर्ड आई एक्टिवेट करेंगे, ये हम्म। होगा। अगेन वही बात कि थर्ड आई पहले तो कहते किसको हैं कि थर्ड क्या होगा, तो आप कहेंगे जी आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है। हम्म। अगर मुझे ये पता चलेगा कि इस दीवार की दूसरी तरफ क्या है, तो तब मैं मानूंगा थर्ड आई ओपन हो गई है। कोई ये अमूमन कह लोगों का सकता है, ये कॉन्सेप्ट कोई होता ये है। कह सकता है। हम्म। दूसरी बात ये हो सकती है कि मुझे एकदम एक डोर बेल बजी, मुझे एकदम ज़हन में आ गया कौन आया है, हम्म। क्या ये भी थर्ड आई का सिंबल है? हम्म। क्या मैंने आज अपनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी काम पे जाना है और हम्म। आज मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, पता चलता है वहाँ कोई मिसहैप हो गया, हादसा हम्म। हो गया, तो हम्म। क्या ये थर्ड आई है? हम्म। ये हर एक की अपनी-अपनी डेफ़िनेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो डेफ़िनेशन या थर्ड आई की वो एस्पेक्ट्स जो बेनिफिशियल हैं, हम्म। वो क्या हो सकते हैं?
जैसा हमने जिक्र किया कि कोई चीज़ हमें करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सा रास्ता इख्तियार करें तो बेहतरी होगी, क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये सब बेनिफिशियल चीज़ें हैं। ठीक है, डोर बेल पे कौन आ रहा है ये पता चल जाता है, ये बहुत आम चीज़ है, लेकिन ठीक है, इसका कोई हार्म भी नहीं है, बट ये बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, अब लोग इसको रिलेट करें कि जी मैं अगले की माइंड रीडिंग कर लूँ, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल, इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। दीवार के पीछे मुझे देखने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। ये पॉसिबल है, देखा जा सकता है, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। अब हम वही बात करें कि थर्ड आई किन लोगों की ओपन होती है। आपने नोट किया होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई माइंड साइंसेस नहीं सीखी होती, कोई वो इबादत गुजार तकवा वाले तहज्जुद गुजार नहीं होते, लेकिन उनका बातिन रोशन होता है, बहुत सी चीज़ें उनको पता चल रही होती हैं। ऐसे लोग होते हैं हकीकत में। ऐसे लोग भी होते हैं इनमें जो जिन्होंने ना तो कोई माइंड साइंस सीखी है, ना ही वो नमाजी हैं, तो भी ये होता है। लेकिन उनमें एक चीज़ ज़रूर होगी, ना वो ओवर थिंकिंग करने वाले होंगे, ना वो सीने में बुग़्ज़ लेके लोगों का गुस्सा लेके फिरते हैं। उनके वो साफ़ दिल वाले हैं, सबको माफ़ करते हैं, सबको दुआएँ देते हैं और ज़हन साफ़ है, तवक्कल करने वाले हैं। वो जिसको नहीं वो दरवेश सिर्फ़ कहते हैं कि बेनियाज़ हैं आप। बिल्कुल। तो जिसने अपने ज़हन को कंट्रोल कर लिया, ज़हन को साफ़ कर लिया, जिसने अपने सीने को साफ़ कर लिया, उसका बातिन वैसे ही रोशन हो जाएगा। और जितने भी माइंड साइंसेस में सिखाया जाता है, हम भी यही सिखाते हैं कि अपने अल्फ़ा स्टेट हासिल करें, ओवर थिंकिंग से निजात हासिल करें, अपने आप की चीज़ें लेट गो करें, सीना साफ़ करें और फिर कुछ और प्रैक्टिसेस मेडिटेशन कंटिन्यूअसली करें तो आपकी वो चीज़ें पॉलिश हो जाती हैं। मतलब यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जो लोग ये कहते हैं कि हमसे एक्सरसाइज सही से नहीं हो रही, या हम फोकस नहीं कर पा रहे, या हमारा थर्ड आई कैसे ओपन होगा, हमने बहुत एक्सरसाइजेस की और हम नहीं कर पा रहे। तो उसकी बेसिक रीज़न यही होती है कि आपने या तो अपने दिल को साफ़ नहीं किया हुआ, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें स्टॉप कर देंगे तो आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे, दिल में बुग़्ज़ है, कीना है, ओवर थिंकिंग है, तो भी आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मज़ीद हमारा जो ये जो कोर्स चल रहा है माइंड मैस्ट्री, इसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं। किसी को जो है वो थर्ड आई से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, किसी को एनएलपी सीखनी थी, किसी को हिप्नोसिस सीखना था और बहुत कुछ। तो आज के सेशन में हमने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि मार्केटिंग स्टंट्स क्या हैं और इनकी असल हकीकत क्या है, और ये किस तरह काम करते हैं, और इनकी असल जो रूह है वो क्या है। तो आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में जो भी होंगे वो रिजॉल्व हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं करने जा रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरह माइंड साइंस को इफेक्ट कर रही है या करेगी, या आप इसको क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं आइंदा आने वाले वक्तों में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इस पे बहुत लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हम उनकी बातें सुने तो वो मुकम्मल बात नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वालों को भी नहीं है पता कि ये किस हद तक जाएगी, इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसानात होंगे, ये क्या दुनिया में चेंजेस लेकर आएगी। दिस इज़ ट्रू, इसलिए लोग खुल के बात नहीं कर पाते कि उनको आइडिया ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि एक सिस्टम को आप एक सोचने समझने की सलाहियत दे दें, उसे कंट्रोल दे दें, तो वो क्या कुछ कर पाएगा। अगर हम पहले हम जनरल बात कर लें, एक चीज़ होती है जिसको AGI कहा जाता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, कि उसमें सिस्टम को डिसीजन मेकिंग दे दी जाए, कंट्रोल दे दिया जाए। जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि रोबोट्स ने कंट्रोल कर लिया है और इंसानों के ऊपर काबू पा लिया है, वो अब खुद ऑटोनोमस मोड पे चलना शुरू हो गए हैं। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन ये होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो भी उसको बनाता है ना, उसमें वैल्यूज़ देता है, उसकी डेफिनेशंस बताता है कि क्या-क्या वो करेगा, उसके पीछे उसकी अपनी बायसेस होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुस्लिम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए ना, तो वो उसके पीछे और चीज़ें होंगी, कोई हिंदू बनाए तो और चीज़ें होंगी, कोई क्रिश्चियन बनाए तो और चीज़ें होंगी। हर एक की बायसनेस अपनी होती है। और वो पावरफुल लोग या वो पावरफुल कंट्रीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं, इसको आगे लेके चल रहे हैं, वो कभी भी ये नहीं होने देंगे कि सिस्टम खुद टेक ओवर कर ले। वो पहले इसको रोक लेंगे, वो होने ही नहीं देंगे। ये पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन ये होने नहीं दिया जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट में सुन रहा था यूट्यूब पे कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम को एक टास्क दिया गया। अक्सर हम लॉगिन करते हैं ईमेल या वेबसाइट्स पे, तो वो हमसे कैप्चा पूछता है, वो हमें दिखाता है कि ये क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये हमें रीड करके बताओ, या इन पिक्चर्स में से आइडेंटिफाई करो कि एनिमल्स कौन से हैं, गाड़ियाँ कौन सी हैं, जो कैप्चा है। तो एक आर्टिफिशियल सिस्टम को, इंटेलिजेंस को, सिस्टम को ये टास्क दिया गया कि ये कैप्चा बताओ रीड करके क्या है, इसको पास करो, इस टेस्ट को पास करो, और उसको लिंक कर दिया गया एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट से। क्यों किया गया? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
कि ना तो आंखें हैं ना कान है, हुँ, वो देख नहीं सकता या हुँ, आवाज़ें सुन के आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो हुँ, तो सिस्टम है। तो उसने उस सिस्टम को एक वेबसाइट से लिंक किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टास्क दे दिया कि ये करो। हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वेबसाइट फ्रीलांसिंग की वेबसाइट से किसी को हायर किया और उससे ये काम करवाया। अब दिलचस्प बात ये है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किसी को हायर किया इस काम के हुँ, लिए, तो जिस इंसान को हायर किया जा रहा था, हुँ, उसने पूछा कि तुम कोई रोबोट तो नहीं हो? हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जवाब दिया, नहीं मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ जो देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता। यानी कि इट इज़ अ बिग कंसर्न कि आर्टिफिशियल हुँ, इंटेलिजेंस ने एक झूठ बोला, हुँ, जो प्रोग्राम नहीं किया हुआ था। हुँ, ये करवाने वालों को भी नहीं पता था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ बोल के ये काम करा लेगी। तो हुँ, दिस इज़ पॉसिबल कि सिस्टम्स टेक ओवर कर लें, जो फ़िल्मों में दिखाया हुँ, जाता है, लेकिन ये हुँ, होने नहीं दिया जाएगा। हुँ, लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ क्या होगी, वो हम कवर करते हैं। पहले हम बात कर लें कि माइंड सेंसेस को हुँ, कैसे अफ़ेक्ट करेगी। माइंड सेंसेस क्या है? किसी की ज़िंदगी बदलनी है, हुँ, ठीक है? मेनली इट डील्स विद सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल। हमने बात की सब्लिमिनल्स की बात की, हुँ, हमने हमने बात की कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस की बात की, हिप्नोटिक पैटर्न्स की बात की, हुँ, साइकोलॉजी की बात की हुँ, हमने। ये सारी चीज़ें अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनवाएँ, हुँ, यानी कि एक बंदा है वो कहता है कि जी मुझे जो है ना मेरे घर में ये रिलेशन का इश्यू है, मुझे इससे बड़ी तकलीफ़ हुँ, होती है, तो मुझे ये मसला हल करने के लिए ना मुझे कोई आप बना दो, कोई मुझे ऑडियो बना दो, वीडियो बना हुँ, दो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस बंदे के सवाल जवाब करके उसके पर्टिकुलर ऐसी वो सबलिमिनल्स डाल के, ऐसी कन्वर्सेशनल पैटर्न्स हुँ, डाल के उसको वो चीज़ देगी कि वो बंदे का पर्सनल मसला कस्टमाइज़ होके ऐसा हल हुँ, हो जाएगा। हुँ, यानी कि इसको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाए, इससे तो लोगों की ज़िंदगियाँ बदलना बड़ा आसान है, हुँ, पॉज़िटिव वे में यूज़ करना। हुँ, लेकिन आइडियली होगा क्या? हुँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो। हुँ, क्या हो सकता है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और माइंड साइंसेज़ की जो इंटीग्रेशन होगी ना, हुँ, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक आउटपुट होगी आने वाले वक़्त की, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की। हुँ, हम बात कर रहे हैं कि माइंड साइंसेज़ में इन टेक्नीक से हम किसी को पॉज़िटिव फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हुँ, यही काम नेगेटिव यूज़ भी किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ, अभी हम देखते हैं कि हमारे सामने वही वीडियोज़, वही चीज़ें, एड्स आते हैं जिनको हमने लाइक किया होता है, जो हमारी लाइक हुँ, हिस्ट्री में होते हैं। हुँ, यानी कि यूट्यूब को, फेसबुक को, इन सिस्टम्स को पता है कि हमें क्या दिखाना है, हुँ, किसको कैसे लेके जाना है। वो सी चीज़ें जो हम वैसे नहीं लेना चाहते, हम इश्तिहारों से इम्प्रेस होके हुँ, हम वो चीज़ें खरीद लेते हैं। उसके हुँ, पीछे साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल ऐसे ही अब है। देखें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है, हुँ, माइंड सेंसेस को वो इंटीग्रेट कर लेगी। वो हुँ, अपनी मर्ज़ी के सब्लिमिनल मैसेजेस देगी, अपनी मर्ज़ी के हिप्नोटिक पैटर्न्स डालेगी, अपनी मर्ज़ी के हुँ, कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस डालेगी और वो लोगों के बिलीफ सिस्टम चेंज करेंगे, लोगों के फेथ चेंज करेंगे, लोगों के रिलिजन चेंज करेंगे, हुँ। लोगों के डिसीजन मेकिंग चेंज करेंगे, लोगों के एक्शन चेंज करेंगे और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर इटसेल्फ एक खुद एक रिलिजन की शक्ल ले सकता है। तो सॉरी मैं आपकी बात काट के एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, तो हो सकता है कि लोगों के वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएँ फिर? 100% लोगों की वैल्यूज़, लोगों की डिसीजन मेकिंग चेंज होगी। यही तो वो चीज़ है जिसके लिए हमें डराया गया है कि आखिरी वक़्त में जिसको हुँ, दज्जाल कहा जाता है। हुँ, ऑल्दो ये एक डिबेट है कि दज्जाल हुँ, एक क्रिएचर होगा, एक हुँ, सिस्टम होगा। हुँ, मेरा ये मानना है कि दज्जाल एक सिस्टम होगा। हुँ, वो जो अल्फ़ाज़ हदीस में इस्तेमाल हुए हैं, उसकी एक आँख होगी या इस तरह हुँ, होगा, वो तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8वीं सदी के इंसान को समझा रहे हैं। 21वीं सदी, 22वीं सदी, 23वीं सदी में क्या चीज़ होनी है, हुँ, वो 8वीं सदी का इंसान उस ज़ुबान में तो नहीं समझ सकता ना बिल्कुल। कि ऐसे वीडियो वायरल होंगी। हुँ, एक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देता हूँ मैं आपको कि दज्जाल की एक जो बात बताई गई है कि हुँ, दज्जाल की जो पैगाम है ना, वो बगैर तबलीग के हर घर में, हर इंसान के हुँ, पास पहुँच पहुँच जाएगा। जाएगा। हुँ, ठीक है? जैसी तबलीग उस ज़माने में की जाती थी, साल-साल तबलीग करने लगते थे। हुँ, अब एक पैगाम कैसे पहुँचता है? एक वीडियो वायरल वीडियो। होती है, पैगाम पहुँच जाता है। हुँ, अब उस ज़माने के इंसान को ये बात तो इन अल्फ़ाज़ में नहीं समझाई जा सकती ना, हुँ, तो वहाँ पे मेटाफ़ोरिकल मीनिंग में या वर्ड्स में वो बात की गई है कि हुँ, दज्जाल की एक आँख होगी या पैगाम बगैर तबलीग के पहुँचेगा। हुँ, दज्जाल की एक आँख होगी का मतलब है कि कैसे सिस्टम चलते हैं? एल्गोरिथम्स पे चलते हैं। हुँ, वो हर इंसान को एक ही एल्गोरिथम से ट्रीट करेगा। ये हुँ, इसका मतलब है कि उसकी एक आँख होगी। ये इसका हुँ, मतलब हो सकता है। हुँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो मेरे हुँ, नज़दीक दज्जाल एक सिस्टम है और ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के आने से और इसमें अगर माइंड सेंसेस इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो ये एग्ज़ैक्टली ये वो चीज़ बन सकती है जिससे हमें डराया जा रहा है। हुँ, जिसके बारे में हमें कहा जा रहा है कि अगर ये इस चीज़ से बचो, आप हुँ, इससे भागो, उससे डिबेट नहीं करनी, उससे आपने फ़ाइट नहीं करनी, उससे भागो। भागो। हुँ, दज्जाल से बचने का आपको पता है क्या तरीका हदीस में बताया गया है? पहाड़ों की तरफ चले जाएँ। क्या रीज़न उसकी हो सकती है? पहाड़ों पे टेक्नोलॉजी नहीं है, सिस्टम नहीं है, हुँ, सिग्नल्स नहीं है, ये डिवाइसेज़ नहीं है। वो हुँ। चीज़ें जो ऑनलाइन काम करती हैं वो नहीं करेंगी। ये तो ऐसी बात है आपने बहुत हैरानकुन बात की तरफ जो है वो निशानदेही की और सुन के मैं भी काफ़ी जो है वो हैरान भी हुई हूँ।
और हमारा आज का बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। बहुत सारी बातें जो नहीं पता थी वो हम डिस्कस की, वो हमें सर से पता चली। और आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया होगा हमारे आज के सेशन में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।